हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, आपको पसंद आएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कराते हैं तो कई बार धनियों की जो डंडियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया की पत्तियां अलग कर ली हैं और जो डंडियां थी वो मैंने ले ली हैं ग्राइंडिंग जार में। उसके साथ ही पुदीना पत्ता और थोड़ी सी लहसुन की पत्तियां मेरे पास थी, तो ये मैंने इसमें ऐड की हैं। इसके साथ इसमें मिर्ची और नमक ऐड कर देंगे और इसको हम कोर्सली ही ग्राइंड करेंगे। पहले लेमन मैंने एक हाफ ले लिया है, उसको डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट लाइक हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी बढ़ा लेंगे और इसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें बाइंडिंग के लिए आप कुछ नहीं डालेंगे, इसी तरह से पतली सी चटनी रहती है और दाल चावल के साथ बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप ज़रूर एक ट्राई करके देखें और मिर्ची थोड़ी सी इसमें तीखी रखें। है जिन्हें हम ड्रम स्टिक कहते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं सांबर या फिर सूप्स वगैरह में। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ड्रम स्टिक की जो स्लीव होती हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। सहजन के प्लांट के, एक्चुअली पूरे प्लांट के बहुत फ़ायदे हैं। उसकी लीव्स हो गई, स्टिक्स हो गई, उसके सीड्स हो गए, हर तरह से वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर ड्रम स्टिक मैं अक्सर अपनी खाने में यूज़ करती हूँ, सांबर में या फिर सूप बनाकर। तो यहाँ पर नॉर्थ में हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्रम स्टिक मिलना फ्रेश वाली। तो यहाँ पर जब भी मुझे मिलती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आती हूँ और उन्हें मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो वो मुझे ईजिली मिल जाए। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ड्रम स्टिक को मैंने अच्छे से छील लिया है, यानी कि इसके बाहर की जो लेयर होती है उसे हमें निकाल देना है। जिस तरह से हम बीन को पील करते हैं ना, उसके रेसे जो होते हैं उन्हें निकाल कर इस तरह से मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जिस साइज़ की ड्रम स्टिक्स आपको चाहिए उतनी हिस्से में आप काट लीजिए और इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स पे या फिर जिपलॉक बैग में आप फ्रीज़र में रख दें, जैसे मैंने ये रखी हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से फ्रीज हो चुकी हैं और ये 6 महीने तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। जब भी आपको सांभर वगैरह बनाना है जस्ट आप निकालिए और अपनी करी में ऐड कर दीजिए बॉईल करते हुए। और ड्रम स्टिक हमें 1-2 स्टिक ही चाहिए होती हैं किसी सांभर वगैरह में डालने के लिए, तो आपको ये हमेशा आपके किचन में अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरह से आप भी इनको स्टोर करें और अपनी सांभर वगैरह में इनको एंजॉय करें। हम कोई चटनी बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी बना रही हूँ और मिर्ची इसमें खूब सारी मैंने डाली हुई है। तो इसको थिक करने के लिए एक टेक्सचर जो होता है, अगर आप सैंडविच में यूज़ कर रहे हैं या आपको थिक चटनी चाहिए तो उसमें आप मिला दें बूंदी या फिर भुजिया, जो भी इस तरह की चीज़ें आपके पास होती हैं घर में, या बची हुई नमकीन भी जो होती है ना, उसे भी आप मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी चटनी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चटनी का जो टेस्ट है वो तो रहेगा ही, बट उसमें एक थिकनेस आ जाती है और काफ़ी अच्छी वो चटनी बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। जो कि है लेमन को लेकर, लेमन हमारे इस तरह से फ्रेश रहते हैं, बट हम अगर इन्हें अच्छे से नहीं रखते हैं तो इस तरह की ब्राउन हो जाएंगे। अंदर से तो रस इनका कम हो ही जाता है। वैसे तो ख़राब नहीं होते हैं बट बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो उनका जूस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल सी टिप है, आप ज़रा सा टिश्यू पेपर पे ऑयल ले लीजिए और पूरे लेमन पे इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए हर एक लेमन पे इस तरह से आप लगा दें। इससे क्या होगा कि जो लेमन की पोर्स होते हैं ना, उनसे जो मॉइस्चर है लेमन के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता, वो इंटैक्ट रहता है। और इस तरह से ये जो हमारी लेमन है वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके बाद आप इनको किसी भी जिपलॉक बैग में या किसी प्लास्टिक बॉक्स में रख कर आराम से इन्हें काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है, काफ़ी लोग क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो उनके लिए मैं यहाँ पे टिप्स शेयर कर रही हूँ। सिंपल सा एक हैक है कि आप इस तरह के जो नमकीन वगैरह के आते हैं इनके ऊपर जिपलॉक होता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, तो इनको भी आप वॉश करके इन पैकेट्स को, इनमें आप लेमन को रख सकते हैं। अगर आप ऑयल नहीं लगाते इनकी इस लेमन पर तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर में रोल करके लेमन को रख सकते हैं। इससे भी उसका जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा और लेमन आपके काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे। ये जो लेमन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे 1 वीक पुराने लेमन है, मेरे फ्रिज में ही रखे हुए थे, मुझे जस्ट शो करना था तो आज मैं इन्हीं को कर रही हूँ। ये मार्केट से मैं नहीं लाई हूँ। तो 1 हफ्ते पुराने लेमन भी आपको काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं यहाँ पर। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखें। लेमन तो हमने इस तरह से स्टोर कर दिया। अब बात करते हैं धनिया की। धनिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में हर रोज़ चाहिए होता है और गर्मियों में तो ज़्यादा ही ये यूज़ होता है और गर्मियों में इसके ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। गर्मी की वजह से बहुत जल्दी गल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप धनिया को अच्छे से क्लीन कर लें और किसी पेपर टॉवल पे या
किचन टॉवल पे इसको अच्छे से ड्राई कर लें। उसके बाद आप किसी भी टिश्यू पेपर में इसको रोल करके रख सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर किया हुआ है। इन केस आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि टिश्यू पेपर ना हो तो क्या न्यूज़पेपर में रैप कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसमें जो इंक होती है वो वेजिटेबल में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं करें। यहाँ पर आजकल क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गया है मार्केट में, तो इस तरह की पॉली बैग्स आते हैं, इनका यूज़ आप एज अ टिश्यू पेपर कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे से आपके जो वेजिटेबल हैं उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर और नीचे से दोनों से इसको कट कर दिया है और इस तरह से डबल लाइनिंग वाला एक रैप तैयार हो गया है। इसमें इस तरह से आप धनिया पत्ती को रखें और इसको अच्छे से रैप कर लें। तो इस तरह से देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाता है। मेरे पास तो कम ही था, अदरवाइज़ आप इसको लंबा कट करें और उसके बाद इसको अलग अलग फोल्ड में थोड़ा थोड़ा धनिया रख दें। तो जितनी आपको ज़रूरत है बस आप उतना निकालें और उसके बाद बाकी धनिया आपका इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरह से एक लेयर के बाद आप थोड़ा धनिया और रख दें और फिर एक और फोल्ड करें। इस तरह से आप इसको पैक कर सकते हैं और आपका धनिया कम से कम 2-3 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे आपने इसे रखा है बिल्कुल वैसा ही आपका धनिया फ्रेश रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोल्ड भी आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से इंटैक्ट रहता है। ये जो नमकीन वाला पैकेट है जिसमें जिप लॉक है ऊपर, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको रखने के लिए और ये बहुत ही ईजिली इस तरह से एयर टाइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से ये पैक हो जाता है। तो ये गर्मियाँ शुरू होते ही गर्मियों की सब्जियां शुरू हो जाती हैं, यानी जैसे कि करेला। और करेला मुझे हमेशा पसंद आता है कैरी के साथ बनाना। तो यहाँ पर जो ये क्यूब्स आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर बनाए थे और ये कैरी के क्यूब्स हैं, यानी कि जो कच्चा आम होता है उसको मैंने पील करके कद्दूकस कर लिया था और उसको इस तरह से क्यूब्स फॉर्म में जमा दिया था। तो मैंने 2-3 बॉक्स भर के बना लिए थे, ये मेरे पास रह गया था तो अभी ये मेरे इस टाइम पे काम आ रहा है। इस टाइम पे तो नई कैरी आनी शुरू हो गई है, पर अगर आपके पास क्यूब्स हैं इस तरह के तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने बाद भी उनके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता, ना ही कोई कलर बदला। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश क्यूब्स मैंने ये जमाए हों, लेकिन ये 6 महीने पुराने हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं आपके साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और जब भी आप करेला बनाएं तो इस तरह से प्याज भून लें, उसके ऊपर ये कैरी के क्यूब्स डाल दें और ऊपर से जो भी मसाले आप डालते हैं वो डाल दें। इनको मिक्स नहीं करना है, इस तरह से आप ढक्कन लगा के छोड़ दें। तो इस तरह से क्या होगा, प्याज तो नीचे भूनती रहेगी, ऊपर जो मसाला है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो जलेगा भी नहीं और ये कैरी के जो क्यूब्स हैं वो भी आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए मसाला आपका विदिन मिनट बनकर रेडी है। अगर आप सारी चीज़ों को पहले ही मिक्स कर देते तो मसाला जलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और करेला बनाने के लिए सिंपल सी टिप एक आपके साथ और शेयर करूँगी यहाँ पे। जब भी आप करेला या इस तरह की कोई सूखी सब्जी बना रहे हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि कोई पानी ऊपर से आप डालें और वो जले भी नहीं, साथ ही वो काफ़ी सॉफ्ट भी बने, तो यहाँ पे जब ये करेले को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है तो जनरली हम इस तरह की लिड से कवर करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से सॉफ्ट होने दें और उसमें पानी भी नहीं ऐड करें तो उसके लिए कोई इस तरह का टाइट सा ढक्कन इसके ऊपर लगाएं और ऊपर से इसके वेट दे दें। तो इस वेट की वजह से क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर आपकी सब्जी में होगा ना वो सारा रिलीज़ होगा और उसी मॉइस्चर की वजह से आपकी सब्जी भी कुक होगी। आँच को धीमा रखें और ये इस तरह से अगर आप छोड़ देंगे तो विद इन 10 मिनट आपकी सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप उसको चाहे थोड़ी सी खुली आंच में बना दें, क्योंकि डिपेंड करता है कि सब्जी में कितना पानी है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये सब्जी मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखी थी और ये अब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए करेले एकदम सॉफ्ट हैं और करेले बिल्कुल जले भी नहीं हैं। अगर आप लिड लगा के रखते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बाहर निकल जाता है और काफ़ी देर तक सब्जी कुक भी नहीं होती। इस तरह से सब्जी आपकी फास्ट कुक होगी, साथ ही वो बिल्कुल जलेगी नहीं। और कलर देखिए आप कितना बढ़िया आया है। तो मेरे पास यहाँ पर ये चांदी का ग्लास है जो मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ और इसको क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सिंदूर या रोली, जो भी हम टीका करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हमें यहाँ पे लेना है और इसी से हम ये चांदी के बर्तन या फिर जो मूर्तियाँ हैं आपके घर में मंदिर की उन्हें क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप डायरेक्टली रोली को स्क्रब पर लेकर इसको इस तरह से जिस भी बर्तन को आपको क्लीन करना है उस पर इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा डिस लिक्विड डालकर उससे भी स्क्रब कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले रोली से आप इस तरह से इसको रब करके छोड़ दें थोड़ी देर और उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस लिक्विड लेकर इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस लिक्विड को इसी में मिक्स कर रही हूँ ताकि इसको अच्छे से स्क्रब कर पाएँ। ऑलरेडी ये क्लीन है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मैंने इसे कुछ दिन पहले क्लीन किया था, पर इसे रेगुलर बेसिस पे क्लीन करने के लिए मैं इस तरह से रोली का ही यूज़ करती हूँ। इसी तरह से चांदी की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको भी आप बहुत आसान
आसान तरीके से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप के हैक्स यूज़ करते हैं मूर्तियों को क्लीन करने के लिए, कई बार गर्म पानी के साथ में, बट काफ़ी लोगों को इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि गर्म पानी में मूर्तियों को नहीं डालना चाहिए। तो उस केस में आप इस तरह से रोली से क्लीन कर सकते हैं अपनी मूर्तियों को और ये बहुत अच्छे से चमक जाती हैं। साथ ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पीछे, मतलब आपके चांदी ख़राब नहीं होगा, उस पर किसी तरह के दाग धब्बे भी नहीं आएंगे। और रोली है पूजा में ही यूज़ होती है, उसी से आप इन बर्तनों को और मूर्तियों को क्लीन करें तो बहुत ही अच्छे से वो क्लीन हो जाती हैं। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे जब क्लीन करते रहते हैं तो उनकी चमक भी ख़राब नहीं होती, चमक भी बरकरार रहती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने इस ग्लास को अच्छे से स्क्रब कर दिया, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी पिंकिश कलर आ जाता है इसके ऊपर, इस तरह से शाइन भी बनी रहती है इसकी। अब मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ पानी से, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन हो गया था, जो ये ब्लैक सा हो जाता है, वो एकदम गायब हो जाएगा और आपको एक अलग सी चमक इसके ऊपर दिखाई देगी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट टिप मेरी है, इस तरह के कुकर में जब हम दलिया या कोई बारीक चीज़ बॉईल करते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो हमारी विसल वाले एरिया में जाकर फंस जाते हैं, और जब हम इसको वॉश करते हैं तो अगर हम ध्यान नहीं दें कि इसके अंदर कुछ कबाड़ा फंसा है तो कई बार जब नेक्स्ट टाइम हम बॉईल करते हैं तो उसमें विसल प्रॉपर नहीं आती, कई बार हमारा कुकर भी नीचे से जल जाता है। तो उसके लिए सिंपल सी टिप जो आपके साथ मैं फॉलो कर रही हूँ, आप हमेशा एक इस तरह का मोटा पिन अपनी किचन में रखें, और जब भी आप इस तरह की बारीक चीज़ें इसमें बॉईल करें कुकर में तो उसके लिड में जो होल होते हैं जहाँ पे हम विसल को अटैच करते हैं, उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से आप इस तरह से एक बार होल को क्लीन कर लें। तो इस तरह से जो भी इसमें कण फंसे होंगे वो निकल जाते हैं और आप किसी भी तरह के जो अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं किचन में उससे बच सकते हैं। साथ ही आपका बर्तन भी इस तरह से जलेगा नहीं। तो इस तरह से जो कुकर की लिड होती है उसको वॉश करने से पहले या वॉश करने के बाद आप इस तरह से होल्स को एक बार चेक ज़रूर कर लें, तो कभी भी आपके साथ कोई इस तरह का एक्सीडेंट किचन में नहीं होगा और कुकर भी आपका हमेशा नया रहेगा, उसकी विसल भी प्रॉपर आती रहेगी। तो ट्राई ज़रूर करें, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये। चाइनीज़ रेसिपी के फ्लेवर को इन्हांस कर देता है वो है ग्रीन चिली सॉस, और आपने अक्सर मार्केट से ली होगी ग्रीन चिली सॉस। अब आप एक बार घर पर बना के देखिए, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप कभी भी मार्केट वाली चिली सॉस लेकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो चिली है वो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो पतली वाली जो डार्क कलर की तीखी मिर्च होती हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोटी वाली मिर्चें ली हैं, साथ ही में कुछ पतली मिर्चें ली हैं, तो उसी हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लें। 5-6 मैंने मोटी मिर्चें ली हैं और 3-4 ली हैं छोटी वाली मिर्चें। 7-8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, साथ ही एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। तो बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, जिस क्वांटिटी में भी आप बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें ले सकते हैं। तो अगर आप 1 पाव मिर्ची ले रहे हैं तो उसके साथ आप कम से कम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और उसी के हिसाब से आप उसमें अदरक डालें। अदरक और लहसुन की क्वांटिटी आप सेम रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और उसमें डाला है ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पर कोई भी माइल्ड फ्लेवर का ऑयल डालें, जिससे कि फ्लेवर वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डोमिनेट नहीं करे, क्योंकि हम सॉस बना रहे हैं। तो अगर हम किसी भी रेसिपी में सॉस को डालेंगे तो ऐसा नहीं है, अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बना लेंगे सॉस तो फिर वो बहुत ज़्यादा उभर कर आता है उसका फ्लेवर। तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल बेस्ट रहता है, क्योंकि इसका बहुत ही माइल्ड फ्लेवर रहता है। तो इस तरह से मैंने ये यूज़ किया है। आप कोई रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जिसका बहुत ही हल्का फ्लेवर आता हो। तो इस तरह से सारी मिर्चों को इसमें अच्छे से हम भून लेंगे। आंच को बिल्कुल आप कम रखिएगा, हमें जस्ट इसमें से जो नमी होती है मिर्चों में वो कम करनी है। तो इस तरह से हल्का हल्का इसे रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना या बर्न नहीं करना है, जैसे इसका मॉइस्चर हमें कम करना है। तो इसी तरह से 5 से 6 मिनट हमें लग जाएंगे इनको इस तरह से रोस्ट करने में। कलर नहीं बदला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन मिर्चें काफ़ी ड्राई हो गई हैं और इसके नीचे भी कोई पानी नहीं है, क्योंकि जब हम मिर्चियों को सेकते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो यहाँ पर नहीं आया है। जब हम गैस बंद कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और इसके बाद ऐड करेंगे चीनी। तो दोनों ही मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाले हैं। तो 1 टीस्पून मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और अब इसको इसी तरह से मिक्स करके रख देंगे ठंडा होने। ठंडा होने पर ये गर्मी की वजह से काफ़ी पानी छोड़ेगा। तो इस तरह से इसको जब ये ठंडा हो जाए फिर हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार में
और अब इसे हम करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर ग्राइंड करते हुए आप इसको पहले पल्स मोड पे करें ताकि सारी चीज़ें एकसार हो जाएं। उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें ताकि आपको वो टेक्सचर मिले जो सॉस का होता है। अभी आप देखेंगे ये काफ़ी थिक रहेगा, तो इसमें हमें ऐड करना है विनेगर। हमें इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक के लिए। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इसको हल्का सा रोस्ट भी किया है ताकि इसको हम लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। तो यहाँ पर हम विनेगर इसमें 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं, जिस तरह का भी आप टेक्सचर चाहते हैं। उसके बाद अगेन हम लिड को कवर करेंगे और इसे एक स्मूथ पेस्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगेन जब आप इसको चलाएंगे ग्राइंडर को, तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से और स्मूथली ग्राइंड होता है। फर्स्ट टाइम पे थोड़े से चंक्स रहते हैं, तो आप एक बार पहले विनेगर ना ऐड करके चलाएं, उसके बाद फिर आप विनेगर ऐड करेंगे तो ये काफ़ी स्मूथली पेस्ट बनाएगा। तो इस तरह से आप इस पेस्ट को रेडी कर लें। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। उस तरह से आप इसको एडजस्ट करके पेस्ट लाइक बना लें। पेस्ट नहीं, उससे थोड़ा सा और थिन ये होगा क्योंकि ये एक सॉस है। ये देखिए हमारा सॉस बनकर रेडी है। आप एक स्टरलाइज बॉटल ले लें, अच्छे से स्टीम कर लें बॉटल को और फिर उसको सन ड्राई कर लें। उसके बाद इसमें फिल करेंगे हम सॉस। तो मैंने एक फनल ली है, उसकी हेल्प से मैं इसको इस तरह से फिल कर रही हूँ। और सॉस को आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है। तो आप इसको फिल करने के बाद इसका लिड से एकदम कवर नहीं करें, थोड़ा सा वेट करने के बाद इसको लिड से कवर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी सॉस रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ रेडीमेड वाली सॉस का कलर और जो हमने बनाई है उसका कलर। काफ़ी अच्छा कलर आता है, बड़ा रिफ्रेशिंग आपको लगेगा। लेकिन जो मार्केट वाली सॉस होती है उसका काफ़ी डल कलर आता है। तो इस तरह से आप भी ये सॉस घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप एक बार घर पर बना लेंगे फिर आप मार्केट वाली सॉस को कभी भी नहीं लेकर आएंगे घर पर। और ये सॉस आप किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। अगर आपको सब्जियों में थोड़ा सा तीखा करना है उसे, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। टमाटो प्रिजर्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप टमाटो को इस तरह से कट करके भी स्टोर कर सकते हैं और जब आपको यूज़ करना है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। जितने भी ये फूड स्टोरेज के वीडियो हैं वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सुपर क्विक है और इसमें आप एक साथ बहुत सारे टमाटो को स्टोर कर सकते हैं और ये हाफ डन हो जाते हैं। तो जब आप कोई रेसिपी बनाएं तो उस टाइम पे आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लगभग 2.5 किलो ये टमाटर लिए हैं जो मैंने इस तरह से रफली चॉप किए हैं। इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ तेज पत्ते 4 से 5। इसके साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन डाला है। तो ये आप जस्ट अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें क्योंकि जब हम रेसिपी बनाते हैं तो अदरक लहसुन हम तब भी डालते हैं। तो हल्का सा माइल्ड फ्लेवर के लिए मैंने इसमें जस्ट अंदाजे से डाले हैं ये। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं अदरक लहसुन और मिर्ची। तो यहाँ पर जस्ट तेज़ पत्ता और आप डाल दें इसमें ऑयल, ऑलिव ऑयल मैंने डाला है। और इसको मैं बना रही हूँ इंस्टेंट पॉट में। आप इसको कुकर में भी सेम वे बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट जो कि टमाटो को सॉफ्ट करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना सॉल्ट मैंने डाला है क्योंकि 2.5 से 3 किलो के जितना टमाटर है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनने वाला है ये सॉस। और इसके बाद इसमें कलर अच्छा है। कई बार टमाटो इस तरह के होते हैं, दिखते तो लाल हैं बट वो कलर अच्छा नहीं देते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा पीस मैंने बीटरूट का पील करके इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर इंस्टेंट पॉट को मैं सेट कर रही हूँ खिचड़ी मोड पर, जो कि 15 मिनट की सेटिंग है और इसमें ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंट पॉट में बनाने का यही रीज़न है कि इसमें मुझे बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा। कुकर में भी सेम वे आप 3-4 विसल लगा दें और उसके बाद उसको अपने पूरे प्रेशर में रिलीज़ होने दें। उसके बाद आप देखेंगे वो बहुत अच्छे से गल कर रेडी हो जाते हैं। कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। यहाँ पर इंस्टेंट पॉट में भी 15 मिनट में ये कुक हो गए थे और उसके बाद मैंने इसका पूरा प्रेशर इसी से रिलीज़ होने दिया है, मैंने खुद से रिलीज़ नहीं किया है। तो अब ये अच्छे से थोड़े ठंडे भी हो गए हैं और आप देख सकते हैं मैं स्पून की हेल्प से ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ये प्रेस हो रहे हैं। और इसमें जो पानी आप देख रहे हैं वो सारा टमाटो में से ही निकला है, कोई भी एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं है। अब ये तेज़ पत्ता मैं इसमें से हटा दूंगी क्योंकि ये ग्राइंड नहीं होगा। अब लेंगे एक हैंड ब्लेंडर
और इसी में मैं इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका पेस्ट बन रहा है। यहाँ पर जो बीट रूट के पीसेस होंगे वो इसमें ग्राइंड नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, तो उनको आप चाहे तो निकाल सकते हैं या उसी में रहने दें क्योंकि कलर तो वो अपना सारा इसमें छोड़ चुके हैं। तो ये देखिए आपकी प्योरी इतनी बढ़िया बन गई है और इस प्योरी को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी बॉक्स में स्टोर करके रखें या फिर इस तरह से मैं इनको क्यूब्स में जमा देती हूँ। तो कुछ बड़े क्यूब्स और कुछ छोटे क्यूब्स तो आइस ट्रे में जमाए हैं, कुछ कटोरियों में इस तरह से सेट कर दिए हैं। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यूज़ हो जाएगा। साथ ही एक बॉटल मैंने फिल करके रखी है, कुछ एक्स्ट्रा मेरे पास और बच गया है तो उसको भी मैं क्यूब्स में ही जमा दूँगी। तो ये सारी ट्रे और कटोरी हम रख देंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट। उसके बाद अगले दिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस तरह से सेट हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आइस ट्रे से निकाल रही हूँ और ये देखिए बहुत ही अच्छे क्यूब्स रेडी हो गए हैं। डेली बेसिस की जो 2 या 3 लोगों की सब्जी बनती है उसके लिए 1 क्यूब सफिशेंट है, इतना अच्छा फ्लेवर इससे आता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे क्यूब्स हैं इनको इस तरह से निकाल कर आप इसको एक जिपलॉक बैग में रख कर अगेन इसको फ्रीज़र में रखें ताकि ये क्यूब्स इसी तरह बने रहें। और जब भी आपको यूज़ करना है आप एक क्यूब निकालें और इसे यूज़ करें। यहाँ पर जो ये हमने प्यूरी को कुक किया है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें जब आप ये क्यूब्स डालेंगे तो इनको आपको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये मसाला ऑलमोस्ट डन ही होगा, जिस तरह आपको थोड़ा सा इसको पकाना है और आप उसमें फिर सब्जी वगैरह डाल सकते हैं। जो ये बड़े क्यूब्स हैं इनको मैं जनरली राजमा वगैरह जब बनाती हूँ तो उसमें यूज़ करती हूँ जहाँ पर हमको ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटो यूज़ करना होता है। तो जस्ट 1 क्यूब डाला और आपका सारा काम हो जाता है, आपको बहुत देर तक मसाला नहीं भूनना होता। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो इस तरह से ये क्यूब्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। इनको भी मैं जिपलॉक बैग में भर के रख दूँगी और ये हमारे 6-7 महीने तक कहीं ख़राब नहीं होते हैं जो हमारे फ्रीज़र में रहते हैं। आप इनको एक साथ नहीं जमाएं, अदरवाइज़ फिर आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी क्यूब उसको डिफ्रॉस्ट करने की वजह से सारा आपका ख़राब हो जाएगा। जस्ट 1 क्यूब निकालिए, उसको डिफ्रॉस्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली अपनी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्यूब रेडी हो गए हैं और मैंने इनको रख दिया है फ्रीज़र। तो इस तरह से आप भी इन फूड स्टोरेज टिप्स को ट्राई करके किचन में अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, साथ ही आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आप जब सस्ती होती हैं चीज़ें तब खरीद सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।